न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप हो मेरे साथ द बज स्टोरी में। आज हमारे बीच मौजूद है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ वेल कंपनी के, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में खुद का स्टार्टअप किया और अपने स्टार्टअप को बढ़ाया है। तो इनसे ही हम बात करेंगे और रूबरू होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो सर, पहले तो अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जस्सी हर्ष है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेल, और मेरी तरफ से भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का, ठीक है, ये कहाँ से आया आपको और ये उसका पीछे आपका मकसद क्या था स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे मिला जब मैं प्रीवियस मॉडलिंग सूट्स वगैरह करता था, तो और ऐसा मैंने सुना भी था कि क्लोथिंग के बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट ऐसे वैसे बचता है। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ इनोवेटिव किया जाए, तो इसको मैंने प्रॉपर एक फ़ीमेल सेगमेंट बनाया है। फीमेल बेस्ड ब्रांड है ये। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्रिएटिव स्टाइल होते हैं, या फिर जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं और हर स्टेट में अलग अलग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कल्चर है। तो मेरी ये कोशिश है कि उस कल्चर को हम लोग क्लोथिंग के रूप में उन तक पहुँचा सकें, ताकि उनको भी ये फील हो कि अगर हम कुछ पहनते हैं तो वो एक ब्रांड है। एक ब्रांड के तहत हम उनके पास जाएँ और उनके कल्चर को उनको समझने में हेल्प करें कि आपका कल्चर ये है, या वहाँ से आइडिया निकालें, उस पर हम लोग वर्क करें। ऐसा कुछ था। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट मुझे आया और मैंने ये ब्रांड को स्टार्ट किया। सर, आप हमें ये बताइए कि स्टार्टअप क्या है और इसे क्यों करना चाहिए? अगर मैं स्टार्टअप क्या है इसका वन वर्ड आंसर दूं, तो स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। और स्टार्टअप क्यों करना चाहिए? अब हमें क्यों इसलिए करना चाहिए, जैसे सपोज़ मैं आपको जो मैंने अपने बुक में लिखा है वो आपको बताता हूँ। एक लाइफ साइकिल है। एवरेज एज होता है 80 ईयर्स, और अगर उसको हम 3 सेगमेंट में बांट दें कि 0 से लेके 20 ईयर्स, 21 से लेके 40 एंड 41 से लेके 60, और रेस्ट जो होगा लास्ट में 20 ईयर्स, वो हमारा रिटायरमेंट एज होता है। उसमें कोई भी इंसान कुछ खास करता नहीं, लाइक जो सेविंग्स है उसको एंजॉय करना चाहिए। तो 0 से लेके अगर आप 20 तक देखें तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बर्थ होता है, स्कूलिंग होती है, मतलब चाइल्डहुड हम लोग का बहुत ही इन्जॉयमेंट में निकल जाता है, डेट्स इट। अब जब स्कूलिंग जब कंप्लीट होती है 21 से 40 वाले सेगमेंट में अक्सर लोग पहुंच ही जाते हैं। 21 तक तो पहुंच ही जाते हैं। अब वहाँ से स्टार्ट होता है जब आपका स्टडी कंप्लीट होता है। तो हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, अब कहीं ना कहीं जॉब लगना ही चाहिए, ऐसा स्टार्टिंग से लोग सोचते आए हैं। तो आपको जॉब होगा, जब आपका जॉब हो जाएगा देन आपकी फैमिली, अब चलो इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो वो आपकी जल्दी जल्दी शादी करवा देगी। और जब आपकी शादी हो जाएगी 2-3 साल में आपके 2-4 बच्चे हो जाएंगे, तो आप भी फिर वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाले एज में पहुँच जाएंगे। ऐसे करते करते आप 40 तक पहुँच जाएंगे। जब तक आप 40 पहुँचेंगे तो आपके बच्चे भी तब तक 12-15 साल के हो चुके होंगे और वो स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो फिर जब आप 41 से 60 के बीच वाले फेज में आते हैं, तो यहाँ आपके पास लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भर भर के होती है। फिर आपके साथ भी वही होगा जो आपके पेरेंट्स के साथ हुआ था, लाइक आपके लिए जिम्मेदारी जैसा सोचना कि इसके लिए हम कुछ सेविंग कर दें, या ये जल्दी जल्दी कहीं पे सेट हो जाए, ऐसा कुछ करना। और अब आप सोचिए कि आपका 60 तो ऐसे ही चला गया, फिर आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी, उनको जॉब, ऐसे वैसे करते ये चीज़ ट्रांसफ़र होते जा रहा है आपके हर जनरेशन को। 60 के बाद जो आपके पास बचता है लास्ट 20 ईयर्स जो रेस्ट बचते हैं, जिसमें कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए और आपको, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, बट वहाँ पे नहीं कर पाते हैं लोग। सपने तो हम ज़रूर देखते हैं कि हाँ हमें ना ये कार लेना है, वो घर लेना है, ऐसे वैकेशन प्लान करना है, फैमिली को ये चीज़ दिलवाना है, ऐसा वैसा बहुत कुछ है, बट हम लोग उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि ये सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में गुजरती हैं, तो यहाँ पे आप खुद बताइए कि आपके पास क्या टाइम बचा जॉब के अलावे कुछ एक्स्ट्रा करने का? टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, तो मैं यूथ के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको करने दो अपने मन का। वो जो भी करना चाहते हैं एक बार प्लीज़ उनको करने दो, उनमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए कि क्या होता है, कैसे होता है। मेरे साथ भी फैमिली में यही प्रॉब्लम था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया, काफ़ी मैंने भी उसमें स्ट्रगल किया, नो डाउट सब लोग करते हैं। और इसी से मुझे वेल का आइडिया आया कि मैं क्या चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और हर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना अलग कल्चर है। तो वेल प्रॉपर एक ऐसी कंपनी है जो आपको आपके कल्चर को आपको फील करवाती है। आपकी मतलब समझिए कि वेल आपको आपका कल्चर पहनाती है। सिंपल है, वन वर्ड आंसर, वेल आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आप जिस भी कल्चर से हैं, आप जिस भी ट्राइब से हैं, इवन लाइक झारखंड को ले लें तो यहाँ पे आदिवासी ट्राइब में बहुत सारे ट्राइब हैं, तो मैं हर ट्राइब के लिए स्पेशल डिज़ाइन करूँगा। जो भी उनका कल्चर होगा उनके हिसाब से क्लोथ डिज़ाइन करके और उनको पहनाऊँगा। तो यही मैं यूथ और खासकर उनके मदर फादर को ये बोलना चाहूँगा। इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर अपने पेरेंट्स से पैसा डिमांड करोगे ना कि मुझे बिज़नेस करना है, तो वो आपको पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन आप बोलोगे मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपको पैसा देंगे।
तो डिपेंड आप पे करता है, आप कुछ भी करो। या मैं पेरेंट्स से डायरेक्ट कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे थोड़ा भरोसा करें, देखें कि उनमें क्या पोटेंशियल है, वो करना क्या चाहते हैं। बिजनेस को ये बहुत रिस्की चीज़ नहीं है, रिस्की हम लोग बनाते हैं, सिचुएशन को हम लोग रिस्की बनाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है, ये पूर्वज के टाइम से चलता है कि नहीं सरकारी नौकरी करो या जॉब करो कहीं भी कुछ भी। अभी कोविड में तो आपको पता चल ही गया होगा कि जॉब कितना इनसिक्योर होता है, कंपनियां बंद हो गई, आपकी जॉब छूट गई। इस तरह से अगर आप अपना स्टार्टअप कुछ कुछ करते रहते तो इस तरह का नौबत नहीं आता मेरे ख्याल से। लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है, सिर्फ सरकार के कोशिश करने से नहीं होगा, लिटरेसी रेट को भी बढ़ाइए। आप लोग खुद समझदार बनिए कंट्री में। मैं सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ और सारे बच्चों के पेरेंट्स तक कि अपने बच्चों पर थोड़ा भरोसा करिए, उनको मौका दीजिए कुछ करने का। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बस बोल देते हैं कि नहीं फलाने सरकार ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, बट समझ नहीं पाते हैं। तो उल्टे सीधे लोगों के बातों से आप इन्फ्लुएंस मत होइए, जो खुद का एक बार आप करके देखिए, उसमें आप घुसिए, मौका मिलता है लोगों को और आप डेफिनेटली कर जाइएगा। अच्छी चीज़ अगर आपको मौका मिलेंगे तो आप कर जाइएगा, नो डाउट। तो जैसा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वेल का, ये आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट कहाँ से आप लाए? स्टार्टअप आपने जो स्टार्टअप किया, कहाँ से आपका इसका आइडिया आया? ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं मॉडलिंग शूट्स पहले मैं कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा के साथ। देन जब मैं दिल्ली में था तो रांची या बिहार के मुकाबले दिल्ली में लोग ज़्यादा फैशनेबल हैं। वहाँ पे लोग वैसे कपड़े पहनते हैं, छोटे बड़े कपड़े या जो भी नया फैशन आया है उसके कपड़े को पहनना एकदम कूल होके पहनते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आप अगर एक लॉन्ग कोट ओवर कोट पहन के निकलोगे तो लोग आपको बहुत ही अजीब नज़र देखेंगे, अरे देखो ना क्या करा ऐसा। तो ऐसा इसलिए है कि ठीक है एजुकेशन हर मामले में ज़रूरी भी है, तो फैशन के मामले में भी ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि वो सिर्फ एक ड्रेस है, उसको पहनना अपनी एक चॉइस होती है, किसी को आप जज मत करिए। और ऐसा तब हो पाएगा जब सारे लोग उस चीज़ को उस तरह से अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, खुद वैसे अपने मेंटलिटी से सोचेंगे कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। तो आइडिया मुझे वहीं से है कि अगर दिल्ली में लोग इतना ज़्यादा फैशन कर सकते हैं तो अगर इस चीज़ को स्केल अप करके इंडिया के हर स्टेट में और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाए तो सोचिए हम लोग का इंडिया कहाँ पहुंच सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को स्टार्टअप करने के खास जोर देते आती ताकि उन्हें लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आ पाए। तो आप हमारे युवाओं को और यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं स्टार्टअप को लेकर? इसका भी मैं एक वन वर्ड आंसर देना चाहता हूँ कि इतना सोचिए मत कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन, दैट्स इट। आप कर सकते हो। तो जैसा कि मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, आप अपने इस फील्ड में अपने स्टार्टअप में किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? एक्चुअली मैं अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर पे फोकस करूँगा कि देखो वो रेड कलर का ड्रेस बना रहा है, मुझे भी बनाना चाहिए, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेहतर है कि खुद का कॉन्सेप्ट लाएं और लोगों को ये समझाएं कि जो मैं कर सकता हूँ हाँ वो भी स्टाइल बन सकती है। ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा ये चीज़ सबको करना चाहिए, किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर मत मानिए। सबका बिजनेस का अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग क्लोजिंग होती है हर मंथ। तो बेहतर है कि खुद पे फोकस करें, खुद से ही आइडिया इनोवेट करें, उसको जनरेट करें और उस पर वर्क करें और आगे बढ़ें, दैट्स इट। जैसा कि आपने कहा कि आप अपने किसी को भी कॉम्पिटिटर नहीं मानते, तो आपका जो बिज़नेस है बाकियों के मुकाबले कैसे बेहतर है और कैसे अलग है, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे मामले में मैं दूसरों से अलग हूँ। लाइक मैं कल्चरल वाइज काम कर रहा हूँ। आपको जिस भी कल्चर का जो भी डिज़ाइन चाहिए होगा आप हमारे पास आइए, हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपको प्रिपेयर करके देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपनी अभी कर रही है, मे भी कर भी रही होगी, मैं मानता हूँ कि शायद 1 या 2% कंपनी ही ऐसा करती हैं कि मैं अपने वेल के प्रॉफिट का 7% निकालता हूँ डोनेशन के लिए। अब उसमें से 3.5% जाता है अर्थ कंजर्वेशन के लिए और 3.5% जाता है ह्यूमन एंड एनिमल हेल्पिंग के लिए। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग NGOs वगैरह हैं तो 3.5% हम उनके साथ शेयर करते हैं कि आप हमारे इस पैसे से जो भी हेल्प हो सकता है, अगर ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ हेल्प हो सकता है, उनके क्लोथिंग को लेके, उनके स्टडी को लेके, या फिर इसमें देखा जाए वृद्धाश्रम वगैरह में देखिए वहाँ पे कुछ हेल्प हो सके हमारी तरफ से, तो हम लोग वो करते हैं। और 3.5% आपका अर्थ कंजर्वेशन के लिए हम लोग निकालते हैं। वो इसलिए क्योंकि अर्थ को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, इसको भी सेव करना ज़रूरी है, जिसमें नॉर्मल काम लाइक पौधारोपण वगैरह वो सब हम लोग कर सकते हैं। नदी नाले में जो बहुत सारी गंदगी है उसके साफ़ सफाई में हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने ये चीज़ एक इनोवेटिव मुझे लगता है कि मैंने ये किया है, तो इस वजह से मैं अलग हूँ दूसरे ब्रांड से।
सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340704860। कोविड के वजह से आपको अपने स्टार्टअप में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, सामना तो करना पड़ा, नो डाउट। लॉकडाउन लगा तो घर बैठ के ही रेंट देना पड़ा अपने शॉप का, और जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ थे उनकी सैलरी देनी पड़ी। और काफ़ी प्रॉब्लम आता है, लाइक मार्केट काफ़ी डाउन है, सेल नहीं जा पाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम क्लॉथिंग बिजनेस को लेके। बट क्या कर सकते हैं, इसको मिलके फेस करना है। दैट्स ही, जब सॉल्व होगा तो फिर आगे सब अच्छा होगा। जो देखा आपने जैसे जीन स्टार्टअप को लेकर क्या बातें की और क्या जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और अर्थव्यवस्था में आप अपनी भागीदारी दे पाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340704860।